नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। सामान्य कंज्यूमर्स के लिए गुणवत्तापरक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, वो चाहे पैकेज फूड आइटम्स हों या कुक्ड फूड आइटम्स जो रेडी सर्व किए जाते हैं रेस्टोरेंट्स में या ढाबों पर, तो उन सब जगहों पर जहां जो मानक हैं उनके अनुरूप सभी गुणवत्ता की चीज़ें मेंटेन हों, ये यहाँ पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और अभी एक अभियान चलाकर जिस प्रकार की अगर कहीं से कोई कंप्लेंट्स मिलती हैं, उनकी हमारी टीम FSDA की टीम उसका सैंपलिंग करती है और उसके बाद उसको लैब में भेजा जाता है। लैब में रिपोर्ट के आधार पर फिर उस पर अग्रिम कार्यवाही होती है। तो यहाँ लखनऊ में किसी भी प्रकार के मिलावटी सामान ना बिक पाए, इसके लिए हमारी टीम पूरी कोशिश करती है। और पब्लिक को भी जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि मिलावटी सामान बिक रहा है, उसकी गोपनीय सूचना हमारे कलेक्ट्रेट में जो FSDA का ऑफिस है वहाँ पर दी जाती है और यहाँ से फिर सैंपलिंग की जाती है। अचानक वहाँ पर जाकर उसकी सैंपलिंग होती है। उसके अलावा रैंडम सैंपलिंग भी हमारे अधिकारी लोग करते हैं, जिससे कि अभी जैसे दिवाली आएगी, उससे पहले और भी त्योहारों के सीज़न में जो विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उसके तहत बहुत सारी मिलावटी चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसमें हमारे अधिकारी रैंडम सैंपलिंग करते हैं और उस सैंपलिंग के आधार पर, उसके रिजल्ट के आधार पर कार्रवाइयाँ होती हैं। ये सतत जारी रहेगा और इसको पूरी स्ट्रिक्टली हम लोग करेंगे। अवसर पर उससे पूर्व एक सघन अभियान चलाया जाता है। इस बार भी और सघन अभियान इसको लेकर चलाया जाएगा और लखनऊ में किसी भी प्रकार की मिलावटी चीज़ों का विक्रय न हो सके, इसके हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट ने अब राजनीति के अखाड़े में उतरने का फैसला किया है। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिंद जिले की जुलाना सीट से मैदान में उतरी हैं। फोगाट कहती हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री पसंद से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण हुई है। एक इंटरव्यू के दौरान विनेश ने राजनीति में आने के अपने फैसले से लेकर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने के निर्णय तक बात की। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के लिए उनका क्या विजन है। विनेश फोगाट ने बताया कि 2024 ओलंपिक के बाद परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय मतलब कि चुनाव लड़ने पर मजबूर किया और लोगों की मांग थी कि मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए और अपने अंदर के योद्धा को जीवित रखने के लिए आगे आऊं। विनेश ने कहा कि मेरा ये फैसला हाई प्रोफाइल पहलवानों के विरोध के बाद न्याय के लिए निरंतर लड़ाई से जुड़ा है। हम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद रिजल्ट देने में विफल रहे हैं। बताते चले कि विनेश फोगाट उन शीर्ष पहलवानों में से एक है जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी। ब्रजभूषण पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। विनेश ने कहा कि हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, हमें क्या मिला? हमें दुर्व्यवहार और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं ओलंपिक में गई, क्या मुझे न्याय मिला? कुछ नहीं, हमें कभी न्याय नहीं मिला। राजनीति में एंट्री करना एक ऑप्शन नहीं था बल्कि एक जरूरत थी। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित होने के बीजेपी के आरोपों पर विनेश फोगाट ने कहा कि सबसे पहले जब हमने आंदोलन किया तो शुरुआती अनुमति बीजेपी के 2 नेताओं ने दिलवाई थी, इसीलिए वो कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि बीजेपी इस मुद्दे पर बटी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी महिला राजनीति में एंट्री करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरती, वो अपने कपड़े नहीं फाड़ेगी या फिर बाल नहीं खिंचवाएगी। मेरे जैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना नाम बनाया है, अवार्ड जीते और लोगों के बीच पहचाने जाते हैं, अगर हम चाहते तो राजनीति में एंट्री कर सकते थे। विनेश फोगाट ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमने उनकी पार्टी को सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मौका दिया, लेकिन जब एक्शन नहीं लिया गया तो हम दूसरी बार आंदोलन पर बैठे। विनेश फोगाट ने आगे कहा, उन्होंने यानी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया और पूरी पार्टी ने उनका ब्रजभूषण का साथ दिया और हम पहलवानों को झूठा साबित किया। जब हमने अपने अवार्ड को गंगा में डुबोने की बात कही थी तो सिर्फ कांग्रेस ही हमारे पास नहीं आई बल्कि ममता बनर्जी ने हमें बुलाया और हमसे ऐसा न करने का आग्रह किया। वो कांग्रेस से नहीं, आपके अरविंद केजरीवाल हमारे विरोध प्रदर्शन में आए, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हमारे विरोध प्रदर्शन समर्थन में आए। बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती है कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किसी एक राजनीतिक दल ने किया था। उन्होंने कहा कि कभी कभी वो हम पर मुसलमान होने का आरोप लगाते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या फिर हम खालिस्तानी हैं। ये काम नहीं करेगा।
अनुसार बीजेपी को स्वच्छ राजनीति में शामिल होने की जरूरत है। राजनीतिक दुनिया की कठिनाइयों पर फोगाट ने कहा कि हर क्षेत्र में शुरुआत कठिन होती है। जैसे शुरुआत में कुश्ती में थी, राजनीति भी इससे अलग नहीं है, लेकिन समय के साथ मैं सीखूंगी और अपने आप को ढालूंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जानना और उनकी जरूरतों को समझना है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक ओर जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पंडित जी की जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की एक दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है, इस समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक ओर जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर
सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है। पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर भारत में कुछ दिन के ठहराव के बाद अब एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बता दें कि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में 25 से 26 सितंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इन क्षेत्रों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग के पुणे में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने वाली है और इन क्षेत्रों में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में फिर से गर्मी लोगों को बेहाल करने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दोपहर के समय गर्मी लोगों को काफी परेशान कर सकती है। हालांकि सुबह शाम के समय हल्की ठंडी हवा चल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बीते 2 से 3 दिनों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी कि बुधवार 25 सितंबर को पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। IMD के अनुसार गोरखपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद और वाराणसी में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है और इस दौरान कई इलाकों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बिहार में मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है और इससे पहले बिहार के नवादा जिले में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। IMD के अनुसार पूर्वी राजस्थान, झारखंड, असम, मेघालय, उड़ीसा, केरल के अलग अलग स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ये याचिका राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें राज्यपाल ने लैंड स्कैम मामले की जाँच की अनुमति दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक की एक राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को किफायती दरों पर आवासीय प्लॉट और घर उपलब्ध कराना है। ये एजेंसी राज्य में शहरी विकास और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन MUDS से जुड़े भूमि घोटाले का मामला सामने आने के बाद इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से जमीन आवंटित की, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस घोटाले की जाँच के आदेश राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिए थे, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। CM सिद्धारमैया ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि राज्यपाल का आदेश राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उनके प्रशासन को बदनाम करना है, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्यपाल का निर्णय जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच होना आवश्यक है और अगर इसमें राज्यपाल का हस्तक्षेप होता है तो उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत आता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। बता दें कि अब राज्यपाल के आदेशानुसार MUDA लैंड स्कैम की जांच आगे बढ़ेगी, जिससे घोटाले में शामिल अधिकारियों और नेताओं पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है। सिद्धारमैया के खिलाफ ये फैसला राजनीतिक रूप से भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही इस घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि ये फैसला सरकार की कथित भ्रष्टाचार को उजागर करता है और सिद्धारमैया को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस घोटाले को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।